पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कैसे खत्म होता है और उसके बाद दोष सारा दोषारोपण जर्मनी पे होता है और जर्मनी को बहुत सारा कर्जा देना होता है, जिस वजह से जर्मनी का जो आर्थिक स्थिति है वो एकदम डिक्लाइंड स्तर पे चला जाता है और जर्मनी को एक ऐसे नेता की तलाश होती है जो सब चीज़ों में क्या करे, सुधार ला सके। और यहीं से राजनीति में धीरे धीरे हिटलर की एंट्री होती है। अब हम लोग हिटलर के बारे में पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वर्साई की संधि। वर्साई की जब संधि हुई थी तो 10% आबादी जो है जर्मनी का वो उधर चला गया था। यहाँ के 13% जमीन पे दूसरे लोगों का कब्जा हो गया। यहाँ का जो 75% लॉ होता था वो दूसरे देश जाता था। 26% कोयला पे दूसरे देशों का हक था, मतलब फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया, ये सब का हक था। इस तरह की स्थिति हो गई थी जर्मनी में। तो जर्मनी को एक अच्छे शासक की तलाश थी और यहाँ पे बगल में हम लोग देख रहे हैं कि ये हिटलर है। और हिटलर के जो दाहिने साइड में है, इसका नाम है जियोलिट, ये गोबल्स। ये गोबल्स प्रचार मंत्री थे इसके, ये दोनों सहयोगी हैं इनके। और हिटलर के जो प्रचार मंत्री हैं वो गोबल्स हैं। धीरे धीरे हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हिटलर क्या था, कौन था। तो हिटलर के बारे में हम लोग जानने से पहले देखेंगे कि इसका जन्म कब हुआ था। तो हिटलर का जो जन्म है वो हुआ था 20 अप्रैल 1889 को। 20 अप्रैल 1889 को। और ये भी पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म जो है इनका ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। और ऑस्ट्रिया में भी एक जगह है जिसका नाम है ब्रौना। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा जाता है। तो हिटलर का जो जन्म है वो 20 अप्रैल 1889 को हुआ ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया में एक जगह है जिसका नाम है ब्रौना। इस जगह पे इनका जन्म हुआ। और ये युवावस्था में चित्रकार बनना चाहते थे। ये क्या बनना चाहते थे? चित्रकार। जब कुछ बड़े हुए तो ये चित्रकार बनना चाहे, लेकिन वियना में संघर्ष के कारण ये वहां से चले आते हैं। वियना संघर्ष होता है, उसके बाद ये 1913 के करीब ये जर्मनी चले आते हैं। कहाँ चले आते हैं? जर्मनी। और जर्मनी में एक शहर है म्यूनिख। तो 1913 में ये जर्मनी चले आते हैं। 1914 के समय जान ही रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है। तो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है। और युद्ध शुरू होते ही ये हिटलर जो है वो जर्मन सेना में आ जाता है। हिटलर जर्मन सेना में स्वतः से अपने से आ जाते हैं। और यहाँ जो इनका काम होता है वो होता है संदेश वाहक का। संदेश वाहक मतलब मैसेंजर का। इनका जो है ये काम क्या था? तो इनका काम था युद्ध क्षेत्र में आदेश और संदेश को पहुंचाना, जो कि आसान काम नहीं था। यहाँ के मैसेज को दूसरे बटालियन के पास पहुंचाना है तो हमेशा गोलीबारी चल रही है, तो ये काम जोखिम भरा होता था। और कई बार ये गोलीबारी के बीच से गुजरते रहे। कई बार ये गोलीबारी के बीच से गुजरते रहे, जिसके कारण इनको 1914 में और 1900 ये रैंक वाइज होता था। तो 1914 में इसको सेकेंड क्लास का आयरन क्रॉस अवार्ड दिया गया। आयरन क्रॉस मतलब 1900 इनका ये साहसी काम देख के 1914 में जर्मनी की तरफ से इनको सेकेंड क्लास का आयरन क्रॉस दिया गया। और 1918 में जब लास्ट होने लगा युद्ध तो इनको फर्स्ट क्लास का आयरन क्रॉस अवार्ड दिया गया। और 1916 में ये सोम की लड़ाई में क्या हुए थे? घायल हुए थे। और 1918 के समय ही मस्टर्ड ये 1918 के समय ही इसी युद्ध में एक गैस आया था, मस्टर्ड गैस। तो ये गैस इनके आंख में चला गया और ये अस्थायी रूप से अंधे हो गए थे। कौन? हिटलर। समझिए, तो इनका जो ख्याति है वो उस समय जर्मनी में था, एक संदेशवाहक, एक सैनिक के रूप में।
और जैसे ही ये अस्थायी होते हैं और ये चले जाते हैं हॉस्पिटल, और उसके बाद 1918 में ही क्या हो जाता है, जर्मनी बुरी तरह से हार जाती है और जर्मनी के साथ एक बर्बरतापूर्ण संधि कहा जा सकता है उसको, वो हुई, और जर्मनी पे इतना सारा दोषारोपण किया गया। इसके बाद ये सारा चीज जानते हुए हिटलर को बहुत ज्यादा धक्का लगा कि हम लोग इतना मेहनत किए और हम लोग पे ही सारा दोषारोपण किया गया। तो ये वहां से निकले, और वहां से निकलते के साथ म्यूनिख लौटे। ये वहां से निकले और म्यूनिख लौटे, और यहाँ से ये राजनीति का सफर शुरू किया। अब कंडीशन आप समझ लीजिए कि जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ है, और इस पे वर्साई की संधि हुई है, और इस पे 3 से 5 अरब पाउंड का कर्जा है। राजनीतिक स्थिति एकदम खराब है, आर्थिक स्थिति तो पूछिए मत, सारा कुछ यहाँ से दूसरे जगह जा रहा है। इसके बाद इन्होंने राजनीति में अपना सक्रिय सफर शुरू किया, और इसने जर्मन वर्क्स पार्टी बनाया। क्या बनाया? जर्मन वर्क्स पार्टी। इन्होंने क्या बनाया? जर्मन वर्क्स पार्टी। अब जर्मन वर्क्स पार्टी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी, इसी का नाम क्या है? राष्ट्रीय समाजवाद जर्मन कामगार पार्टी। अब ये जो पार्टी है, इसी का नाम जर्मन वर्क्स पार्टी रखा गया, और इस जर्मन वर्क्स पार्टी का जो सिंबल रखा गया, इसका सिंबल रखा गया स्वास्तिक। इसका सिंबल क्या था? स्वास्तिक। जर्मन वर्क्स पार्टी का जो है सिंबल, ये क्या रखा गया? स्वास्तिक रखा गया। और इन्होंने जो जर्मन वर्क्स पार्टी बना था, जर्मन वर्क्स पार्टी, यही आगे चल के नाजी पार्टी कहलाया। यही क्या कहलाएगा आगे चल के? नाजी पार्टी। और यही नाजी पार्टी जो है, इसको मानने वाले, इसके विचार को सपोर्ट करने वाले लोग नाजीवाद कहलाए। क्या कहलाए? नाजीवाद। अब नाजीवाद को ही कहीं कहीं पे नात्सीवाद कहते हैं। तो समझिए, ये जर्मन वर्क्स पार्टी बना, और जर्मन वर्क्स पार्टी ही नाजी पार्टी भी कहा गया, तथा इस पार्टी के सिद्धांत को मानने वाले लोग ही क्या कहलाए? नाजीवादी कहलाए। और ये नाजीवाद कहलाए। और उसके बाद हिटलर जो है, धीरे धीरे भाषण देना लगा कि हम जर्मनी की स्थिति को बेहतर कर देंगे और बेहतर कर देंगे। और इसके जो प्रचार मंत्री थे, जिनका नाम था गोवल्स, प्रचार मंत्री थे गोवल्स। अब ये प्रोपगेंडा फैलाते थे। प्रोपगेंडा, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ वर्ड है, प्रोपगेंडा। प्रोपगेंडा का मतलब ये हुआ कि कोई भी बात हम इतना बार बोल देंगे, इतना बार बोलना है कि वो अगर अस्तित्व में नहीं है फिर भी वो सही लगे। अब इसी प्रकार से हिटलर को गोवल्स जो है प्रचार मंत्री, इतना हाईलाइट करने लगे कि अब सबको लगने लगा कि हिटलर ही जर्मनी का उद्धार कर सकता है। और इसी समय हिटलर अपने सदस्यों के साथ, बर्लिन पर हमला कर देता है। बर्लिन में राइखस्टैग है, और राइखस्टैग पे हमला कर देता है। और हमला करने से क्या होता है कि इस पे मुकदमा चलाया जाता है, मुकदमा। और जैसे ही इस पे मुकदमा चलाया जाता है, इसको जेल भेज दिया जाता है। हिटलर को उस समय जेल भेजा गया, और ये जेल से ही एक बुक लिखता है जिसका नाम है मेरा संघर्ष, मीन कैंप जिसको बोलते हैं, मीन कैंप, मेरा संघर्ष। तो ये अपना बुक कहाँ से लिखता है? तो हिटलर जो है जेल से ही अपना संघर्ष यानी मेरा संघर्ष आत्मकथा लिखता है। और इस पुस्तक को, और इसके प्रचार मंत्री गोवल्स जो है, इसके माध्यम से जर्मनी के हर एक लोगों के पास इसको भेजा जाता है, और प्रोपगेंडा फैलाकर सभी जर्मन वासियों को अपने पक्ष में कर लिया जाता है। इसके बाद हिटलर बाहर आता है,
और हिटलर के बाहर आते के साथ इस समय जर्मनी के जो हेड थे वो हिडेनबर्ग थे। जर्मनी के हेड कौन थे? हिडेनबर्ग। और इस समय जो वोटिंग होता था तो इस समय इसके विरोधी नेता, हिटलर के जो विरोधी नेता थे, विरोधी नेता ये समाजवादी थे, जिनका नाम था जियोलिटी। इनका नाम क्या था? जियोलिटी। तो ये जब भी हिटलर चुनाव लड़ता तो हमेशा हार जाता। यानी 1929 के समय 1929 में हिटलर जो है वो 2.6% वोट से क्या हुआ? हार गया। 1932 में फिर वोटिंग हुआ तो 1932 में 37% वोट से हार गया। कौन? हिटलर। बाद में 30 जनवरी 1933 को हिटलर जो है वो हेड बनता है जर्मनी का। ये कैसे हेड बनता है ये भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या होता है कि समाजवादी नेता कौन थे? जियोलिटी। तो समाजवादी नेता जियोलिटी से जब हिटलर जो है वो चुनाव हारता है 1932 में, तो ये क्या करता है कि धोखे से हिडेनबर्ग पर दबाव बनाता है। धोखे से ये हेड जो है हिडेनबर्ग इस पे दबाव बनाता है और खुद चांसलर का शपथ लेता है ना। यानी हिटलर जो है वो जर्मनी के हेड हिडेनबर्ग पे दबाव बनाता है और कहता है कि, और शपथ घोषणा जहां होता है वहां हिडेनबर्ग को नहीं जाने पहुंचने नहीं देता है, जिस वजह से हिटलर वहां जाके राइखस्टैग में और ये चांसलर पद का शपथ लेता है। और बाद में षड्यंत्र के तहत संसद भवन में ही खुद ही अटैक करवाता है और उसका जो दोषारोपण है वो जियोलिटी पे कर देता है। और इस वजह से धोखे से षड्यंत्र के तहत जियोलिटी को क्या कर लेता है? जेल भेज देता है। बाद के दिनों में जियोलिटी को वो फांसी की सजा पे चढ़ा के मार देता है। और उसके बाद यहाँ के हेड बचते हैं कौन? हिडेनबर्ग। तो हेड हिडेनबर्ग हैं। तो ये 3 मार्च 1933 को एक एक्ट लाता है, इन वेलिंग एक्ट। इन वेलिंग एक्ट। इन वेलिंग एक्ट के तहत इसने कहा कि अब जर्मनी में कोई भी हेड नहीं होगा और सिर्फ एक और एक हेड होगा जिसको चांसलर बोला जाएगा और वो मैं खुद हूं। तो यहां से हिडेनबर्ग की भी यह हत्या करवा देता है। हिडेनबर्ग यानी अपने विरोधी नेता जियोलिटी की भी हत्या करवा दी और इनवेलिंग एक्ट लाके हिडेनबर्ग की भी क्या करवा दी? हत्या करवा दी। अब पूरे जर्मनी पे किसका शासन हो गया? अब पूरे जर्मनी पे शासन हो गया हिटलर का। अब हिटलर की जो कहानी है वो चरण वाइज पढ़ेंगे कि हिटलर का विचार कैसा कैसा था। हिटलर के विचारों को हम चरण वाइज अगले क्लास में पढ़ेंगे। यहां से हम लोग देख लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हिटलर का जो राष्ट्रवादी सोच था वो ऐसा हो गया था कि ये यहूदी विरोधी हो गया था। सैन्यवादी दृष्टिकोण और मजबूत हो गया और इसको लगता था कि ये जो भी हम लोग हारे हैं, जर्मनी जो ये युद्ध हारी है, इसके पीछे कहीं ना कहीं यहूदियों का हाथ है। तो ये इसका नफरत यहूदियों से बहुत ज्यादा था और इसने एक सिद्धांत था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उस पर काम किया। तो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि ये अपने विचारों को किस तरह से जर्मनी पे थोपा, जर्मनी में कितने लोगों की हत्या करवाई, क्या क्या किया। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।